अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। वीपीएन रजिस्टर करवा लें वरना पीटीए पकड़ लेगा। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक नाकाम, मार्शल लॉ लगाने पर माफी मांगी थी। आलमी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की मास्टरमाइंड क्या मौत की सजा को टाल पाएगी? ऑस्ट्रेलिया में यहूदी इबादतगाह पर हमला। शामी बागियों का मजीद इलाकों पर कब्जा। और फ्रांस एक नए वजीर आजम की तलाश में। जी, ये थी टॉप स्टोरीज और अब खबरों की तफसील पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको जरा बता दें चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत हाल के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज फिर इजलास होना था और वो इजलास आज फिर मुलतवी हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा इंडिया की, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की हर्जा रसाई करे, किस तरीके से वो पाकिस्तान को नीचा दिखाए। इसीलिए बार बार इजलास मुलतवी किया जा रहा है क्योंकि जो ऑप्शंस पाकिस्तान ने दिए हैं, जो सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान ने इख्तियार किया है, उसके ख़िलाफ़ अब जाना इंडिया के शायद बस में नहीं रहा। इसीलिए वो टाल मटोल से काम ले रहा है। बहरहाल अब देखते हैं कि इजलास कब होता है और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका क्या मुस्तकबिल बनता है। जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। अगली खबर की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ जो खबर सबसे अहम है पाकिस्तान वालों के लिए वो है जी वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का मामला। और पीटीए वालों ने ऐलान कर दिया है जी कि अब रजिस्ट्रेशन करवा ली जाए। वीपीएन जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो रजिस्ट्रेशन करवा ले। बड़ा आसान सा उन्होंने तरीका दे दिया है। वीपीएन का इस्तेमाल हलाल है या हराम, ये बहस तो हो रही थी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का नोटिफिकेशन आया था, तवील बहस हुई थी और उसके बिल्कुल बाद एक नया रुख अब इस पूरे मरहले में सामने आ गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारफ़ करवा दी है। पीटीए का कहना यह है कि फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएंगे और उस पर वीपीएन जो है वो ऑन हो जाएगा। ये सहूलत वीपीएन रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए पीटीए की जानिब से दी गई है और अब तक पीटीए के जरिए 31,000 से ज़ायद वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके हैं। अब ये रजिस्टर तो हो जाएंगे, चलो वीपीएन किसी न किसी तरीके से लोग रजिस्टर करवा लेंगे, लेकिन इंटरनेट की स्पीड का तो खुदारा कुछ कर लो, कुछ तो कर लो। इंटरनेट नहीं चल रहा लोगों के पास, व्हाट्सएप पर मैसेजेस नहीं डाउनलोड हो रहे, व्हाट्सएप पर तस्वीर नहीं डाउनलोड हो रही। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये मामला सबके सामने आता है और लोग अपना व्हाट्सएप लेकर इंतज़ार करते रहते हैं मैसेजेस डाउनलोड करने का। अपने मोबाइल फ़ोन के हवाले से दिल चाहता है कि या तो उसे तोड़ दिया जाए या कहीं फेंक दिया जाए, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और वो इंटरनेट को स्लो बनाकर पूरे पाकिस्तान की जो डिजिटल इकॉनमी है उसको तबाह करने के दर पे है इस वक्त ये हुकूमत। बहरहाल ये हुकूमत जैसे भी है, जो भी कर रही है, बर्दाश्त कर रहे हैं लोग। लेकिन जो जनूबी कोरिया के लोगों ने किया, उन लोगों ने वहाँ पर अपनी हुकूमत के सदर के एक इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया और वहाँ की आपको ख़बर देते हैं, बताते हैं कि जी साउथ कोरिया में क्या हुआ। साउथ कोरिया में हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले वहाँ के सदर साहब जो थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, फिर उसके बाद अवाम बाहर आ गई, सियासतदान बाहर आ गए और मार्शल लॉ चंद ही घंटों का मेहमान रहा। तो अब वहाँ पर जो है मामला था कि इनको इम्पीचमेंट की तरफ लेकर जाएं, लेकिन इस मामले की अपडेट हमारे सामने आ गई है और जनूबी कोरिया के सदर के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में जो मुआख़ज़े की जो तहरीक थी वो नाकाम हो गई है। मार्शल लॉ नाफिज करने की नाकाम कोशिश के बाद कानून साज़ों ने उनके ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की तहरीक जमा कराई थी और कौमी असम्बली के 300 कानून साज़ों में से 198 ने प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन के बिल के हक़ में वोट दिया और 102 ने उसकी मुखालिफत की। कम अज़ कम 2/3 कानून साज़ों को बिल की मंजूरी के लिए इस हाँ में वोट देना था, जो कि नहीं हुआ। वहाँ के जो सदर हैं योन सेक योलो,
लो, उन्होंने अपने अमल को एक संगीन गलती तस्लीम करते हुए कौम से माफ़ी भी मांगी थी उन्होंने। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि एक तो उन्होंने ये काम किया, मार्शल लॉ लगाया, फिर उसके बाद जब वो मार्शल लॉ नाकाम हो गया तो उन्होंने कौमी टेलीविज़न पर तकरीर करते हुए कौम को कहा कि दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा कि दोबारा मैं कभी भी आइंदा, आई एम वेरी सॉरी, मैं कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा, गलती हो गई, इस दफ़ा माफ़ कर दो। 2 मिनट की यह तकरीर थी। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगने वाले अंदाज में कैमरे के सामने वो झुके और वहाँ से फिर कैमरे के सामने से वो चले गए। ये विजुअल्स आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने किया। एक सदर जो मार्शल लॉ लगाता है और उसने मार्शल लॉ जब उसका नाकाम हो जाता है चंद घंटों में, तो उसके बाद उसने पूरी कौम से आकर माफ़ी मांगी। बहरहाल उनकी जमात सामने आ गई और उनकी जमात ने उनको बचा लिया। वैसे तो उनकी जमात के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि उनको सज़ा मिले, लेकिन फिर जमात जो है वो फिर जमात होती है, वो कहते हैं कि चलो जी हमारी पार्टी है, हमारा बंदा है, अब बचा लो इसको। तो बहरहाल ये हुआ है जी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया के बाद हम जी देखते हैं जी अगली खबर, ये है वियतनाम से। जी वियतनाम में तारीख का यूँ कहिए कि तारीख के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स में से एक फ्रॉड सामने आया था और उस फ्रॉड में जो इन्वॉल्व थी खातून, उसको अब ये एक ऑप्शन दिया है कि आप चूँकि इसकी मास्टरमाइंड थी तो आपको हम देंगे मौत की सज़ा, लेकिन अगर आपने मौत की सज़ा को करना है मुलतवी तो प्ली बारगेन का आपके सामने ऑप्शन है। ये आलमी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड शायद इसको कह सकते हैं। अब इसकी जो मास्टरमाइंड है, क्या ये मौत की सज़ा को टाल सकेगी या नहीं? रियल स्टेट टाइकून ट्रॉन्ग माइलेन $9 बिलियन अगर अदा कर दिए तो मौत की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी। उसके लिए इन्होंने कोशिशें तेज़ कर दी हैं और वियतनाम में $12 अरब के फ़्रॉड के केस में इस खातून को, जो कि रियल स्टेट टाइकॉन है ट्रॉन्ग माइलेन, इसको अप्रैल में $12 बिलियन से ज़ायद के गबन में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। और ये रकम वियतनाम की पूरी मईशत से तकरीबन उसकी जो वियतनाम की मईशत है उसके तकरीबन 3% के बराबर है ये रकम। वियतनामी अदालत ने गबन और रिश्वत सतानी की सज़ा के ख़िलाफ़ इस खातून की अपील भी मुस्तरद कर दी और ट्रॉन्ग माइलेन को अक्टूबर में एक और अलग मुकदमे में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तौर पर सरहद पार रकम की मुंतकली के ज़रिए जायदाद हासिल करने के जुर्म में भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। यानी कि पैसा आपका था, आपने गैर कानूनी तौर पर किसी और मुल्क मुंतकिल किया और वहाँ पर बना लिया आपने अपनी प्रॉपर्टी, तो इस पर जो उसको सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ाए मौत दे दी है। अब देखते हैं कि जी ये उम्र कैद होती है या नहीं, कि अगर $12 बिलियन का इसका केस है, अगर इसने $9 बिलियन दे दिए तो फिर इसकी सज़ाए मौत जो है वो माफ़ करके उसको कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाएगा। ये है जी साउथ कोरिया। कुछ सीखो। बाकी बात करते हैं जी एक और मुल्क की, और ये जो मुल्क है ये मुल्क है जी अमेरिका। और अमेरिका में क्या हुआ है जी, ये ख़जाना जिसकी तस्वीर हमारे सामने आ रही है, ये बुनियादी तौर पर वो ख़जाना नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक ख़जाने की तलाश का सिस्टम वहाँ पर शुरू हुआ है। और वो सिस्टम क्या है, जब हम ट्रेजर हंट की बात करते हैं तो जैसे ही हमारे जहन में ये लफ्ज़ आता है तो बचपन की कोई कहानी याद आ जाती है, कोई मूवी, कार्टून वगैरह जिसमें ख़जाना तलाश करने का सिस्टम होता है, तो हम सब उसी फैंटेसी में बचपन अपना गुजारते आए हैं। अमेरिका के लोगों को अब ये ख्वाब अपना हकीकत का रूप धारने की तरफ एक शख्स लेकर जा रहा है। और किसी भी अमेरिकी को अगर ख़जाने की तलाश है तो जॉन कॉलिंस ब्लैक की किताब को आप पढ़ें और ख़जाना तलाश करने की कोशिश आप कर सकते हैं। ये अमेरिकी एक साहब है जिनका नाम है जॉन कॉलिंस ब्लैक। उसने अमेरिका भर में करोड़ों रुपए मालियत का ख़जाना लोगों के लिए छुपा दिया है। क्रिप्टो करेंसी से ये बंदा करोड़पति हुआ था, जॉन कॉलिंस ब्लैक। उसने करोड़ों रुपए मालियत का ख़जाना मुल्क भर में कई हिस्सों में, कई जगहों पर छुपाया है और उस ख़जाने तक पहुंचने का तरीका उसने अपनी किताब में बता दिया है। और ख़जाने में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं, ट्रेडिंग कार्ड्स हैं, तारीख़ी नवादरात हैं, बिटकॉइंस हैं, और 5 डब्बों में छुपाया है। किताब का नाम है देयर इज़ ट्रेजर इनसाइड। और इस किताब में इन ख़जानों की लोकेशन के बारे में हिंट्स दी गई हैं। आप किताब लीजिए, किताब पढ़ें, हिंट्स को समझें और ख़जाने तक पहुंचने में अगर कामयाब हो गए तो ये ख़जाना जो है वो आपका हो जाएगा। और ये ख़जाना ज़मीन में दफन नहीं हुआ है, सड़कों पे और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में छुपाया गया है। तो अब आप ख़ुद अगर अमेरिका में रहते हैं और आप चाहते हैं कोई ख़जाना आपको मिले तो ये आपके लिए ऑप्शन आ गया है जी। तो ये तो थी ख़जाने की बात। अब हम जिस चलेंगे वहाँ पर एक और बड़ा तशवीशनाक वाक़या पेश आया और वो मुल्क है जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक हमला हुआ है सिनेगॉग पर, जी यहूदियों की इबादतगाह सिनेगॉग, और वहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ। यहूदी इबादतगाह में हमला आवरों ने आतिशगीर मादा फेंक कर
आग लगा दी। सीसीटीवी की जो फुटेज है उसमें ये देख सकते हैं कि जी मास्क पहने हुए 2 हमलावर थे, उन्होंने आतिशगीर मादा फेंका और आग लगाकर वो फरार हो गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें दे रही हैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सहाफ़ी सितवत आदिल। जी सितवत, बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया था? जी उवैस, ये आज सुबह तकरीबन 4 बजे का वाक़या है और मेलबर्न के इलाके रिपनली में मौजूद ये एडास इज़राइल कम्युनिटी का सिनेगॉग है। एडास इज़राइल कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो कि यूरोप से, हॉलोकॉस्ट से और नाज़ी से बच के इन्होंने दूसरे ममालिक में आकर अपनी इबादत गाहें जो हैं वो तामीर की। तकरीबन 4 बजे के करीब यहाँ पर कुछ लोग इबादत कर रहे थे। अमूमन 200 से 300 अफराद होते हैं, लेकिन जो लोग इबादत कर रहे थे उनका कहना है कि उनको दरवाज़े पर एक ज़ोरदार दस्तक दी गई, जिसके बाद जो है वो शीशा तोड़कर और अंदर जो है फ्यूल फेंका गया, जिसके बाद तमाम तर बिल्डिंग जो है वो आग की लपेट में आ गई। जो लोग इबादत कर रहे थे वो पीछे के दरवाजे से जो हैं वो भागे, जिनमें से एक शख्स है उसका हाथ जल गया। इसके बाद जो जूइश कम्युनिटी है उसमें खौफ व हरास फैल गया, जबकि कम्युनिटी के रहनुमा उनका कहना है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि इनका हनुका फेस्टिवल भी आने वाला है और वो अपनी इबादत गाहों पर बग़ैर किसी खौफ के जो है वो जाएं। जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ हैं, उन्होंने इस वाक़े की बहुत मज़म्मत की है, जबकि विक्टोरियन प्रीमियर एलन जो हैं उन्होंने तकरीबन $1 लाख की इमदाद की फराहमी की बात की है, जिससे सिनेगॉग को दोबारा से तामीर किया जाए। अदा करेंगे। सितवत आदिल हमें ऑस्ट्रेलिया से तफसीलात से आगाह कर रही थी। अब एक और मुल्क की तरफ हम जाते हैं और उस मुल्क का जो मामला है वो भी आपके सामने रखते हैं। यूनाइटेड किंगडम की तरफ जाते हैं जी। एक लिस्ट आई है और उसमें यूनाइटेड किंगडम का जो शहर है लंदन, उसे दुनिया का बेहतरीन शहर करार दिया गया है। ये एक कंपनी है, रेजोनेंस मार्केट रिसर्च कंपनी है, इप्सॉस, इन दोनों कंपनीज़ ने एक लिस्ट बनाई है। दौलत, रिहायशी सहूलियात और पसंदीदगी की बुनियाद पर इन्होंने दुनिया भर के शहरों की दर्जाबंदी की है और लंदन को 2025 के लिए दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार दिया गया है। अब ये कैसे इस मुल्क को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार दिया गया, क्या खुसूसियात हैं लंदन में ऐसी, तो बरतानिया में हमारे नुमाइंदे हैं नवीद आलम साहब, वो हमें बताएंगे। जी नवीद, बताइए, लंदन जो है वो नंबर 1 पर आया है इस लिस्ट में, ऐसी क्या बात है? जी अवैस साहब, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, ये सब कुछ लंदन में मिलता है, इसलिए दुनिया का नंबर 1 शहर इसको करार दिया गया है। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हों, लंदन में हमेशा उनका एक हॉलीडे घर ज़रूर होता है और जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के वो भी लंदन को अपने लिए सेफ समझते हैं। सेफ्टी रीज़न की वजह से भी लंदन पहले नंबर पे आया है। 1 मिलियन से ज़ायद इसकी आबादी है लंदन में और जो सड़कें हैं, जहाँ पे पार्क्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, ये ऐसी तमाम सहूलतें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग लंदन का रुख करते हैं। वैसा जो लंदन को मुमताज़ करती है, आप ख़ुद भी सफ़र करते हैं, आपने न्यूयॉर्क का सफ़र किया होगा, पेरिस में गए होंगे और एशिया के जैसे सिंगापुर और टोक्यो, लेकिन जो दुनिया का सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो भी लंदन में है। आप बेशक रात के 3 बजे हों, अगर आपने एक लंदन के हिस्से से दूसरे लंदन के हिस्से में जाना है तो आप चंद घंटों के अंदर आप पहुंच जाएंगे। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये आपको पेरिस या न्यूयॉर्क में नहीं मिलती। दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क की आबादी इससे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन लंदन जो इन्वेस्टर्स का भी हब है, जो पॉलिटिशियंस का भी हब है, जो दुनिया के प्रिंस हैं या किंग्स या क्वीन, वो भी यहाँ पे रहना पसंद करते हैं छुट्टियों में आके, क्योंकि समर्स कहा जाता है कि लंदन जो है और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, ख़ास तौर पे जो सरे है, जो साउथ लंदन है, वो कहा जाता है कि जो उनकी समर इवनिंग्स हैं या समर आफ्टरनून्स हैं वो दुनिया की बेहतरीन कहा जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। नवीद आलम साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हमें लंदन की खुसूसियात बता रहे थे। हम जानते हैं जी, हमारे सारे सियासतदान लंदन ही तो जाते हैं, जब मुल्क में कोई मसला होता है तो वो लंदन ही जाते हैं, वहाँ पर उनके घर भी होते हैं, वहाँ पर उनका इलाज भी होता है। हम सबको लंदन जाने की तौफीक अता फरमाए हमारा मालिक। एक वक्फ़ा लेना है जी हमें, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब हम रुख करते हैं उस मुल्क का कि जहां पर जो हुकूमत का मामला है वो किसी तरह सेटल ही नहीं हो पा रहा है। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम। फ्रांस के जो सदर हैं उनके एक गैर मुल्की दौरे के दौरान वहां पर एक और मामला पेश आया है फ्रांस में, और फ्रांस के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने दे दिया है इस्तीफ़ा। फ्रांस में अब हम आपको याद दिलाते चलें कि कुछ अर्सा पहले तक ये मामला चल रहा था कि सदर मैक्रोन जो हैं उनको नया वज़ीर आज़म चुनना था, वो नहीं चुन पा रहे थे। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन्हें चुना गया और अब इनकी हुकूमत भी हो गई है ख़त्म। ये मामला है क्या? अदम एतमाद की तहरीक जो है वो हो गई है कामयाब और वज़ीर आज़म फ्रांस के मिशेल बार्नियर जो हैं वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए हैं और वो अब साबिक वज़ीर आज़म हो गए हैं। बार्नियर की जो हुकूमत है वो रिपब्लिकन दौर की सबसे कम मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने वाली हुकूमत थी और अब वो हुकूमत जो है वो गिर गई है। रेफरेंडम की हिमायत में राय दही के साथ साथ हुकूमत का जो 2025 का हेल्थ इंश्योरेंस का बजट था वो भी ऐवान ने मुस्तरद कर दिया है। और इस दौरान सदर इमानुएल मैक्रोन जो थे वो सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर थे और उन्होंने फिर 24 घंटे के अंदर अंदर बार्नियर की जगह वज़ीर आज़म मुकर्रर करने का अज़म जो है उसका इजहार किया है। अब देखते हैं कि ये पूरा होता है या नहीं होता, इस हवाले से हम बात करेंगे। मंजूर जंजुआ साहब हम हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, फ्रांस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले तो वज़ीर आज़म का इंतखाब मुश्किल बन गया था मैक्रोन के लिए, अब ये जो वज़ीर आज़म आए थे बहुत ही कलील अरसे के बाद इन्हें फ़ारिग कर दिया गया है। तो अगर हमें थोड़ा सा आप समझा सकें कि ये जो फ्रांस का जो सियासी बहरान है इसका असल मसला है क्या? असल में ना फ्रांस का जो मसला ये है कि सदर मैक्रोन की अवामी हमायत जो है ना वो बहुत कम हो चुकी है। और उनकी जिद है कि मैंने अपने सदारती ओहदे पे भी रहना है और जो वजीर आजम हो, जो पार्लियामेंट में बिलाशक मुझे अक्सरियत नहीं मिली, अवाम ने वोट नहीं दिया मुझे जुलाई के अगस्त इलेक्शन में, लेकिन मैंने अपना ही बंदा लाना है, अपनी मर्जी का, अपनी पॉलिसी जो मेरी मर्जी की पॉलिसी चला सके। इस जिद ने जो है ना वो बहरान ऐसा संगीन कर दिया है तो जो जमातें जीत के आई हैं, न्यू पॉपुलर फ्रंट है, नेशनल रैली है, कॉम्प्रेस जमातें जो हैं वो भी जीत के आई हैं, तो उनको वो मौका नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि ये मेरे साथ कोalition में शामिल हो जाएं, लेकिन वज़ीर आज़म मेरी मर्जी का हो, पॉलिसीज मेरी मर्जी की चलें। उस वजह से सियासी बहरान बहुत ज्यादा गहरा हो गया है और लगता है ऐसे है कि अगर उन्होंने ये जिद जारी रखी तो उनके खिलाफ भी कोई ऐसा अदम एतमाद की मोशन आ सकती है कि तमाम जो जीती हुई पार्टियां हैं वो इकट्ठी होकर सदर को भी बाहर निकाल सकती हैं। अच्छा, ये जो सिचुएशन आपने है, ये सिचुएशन कि अवाम ने वोट नहीं दिया मैक्रोन को और उनके नुमाइंदों को, और अब मैक्रोन ने ज़िद पकड़ ली है कि मैं तो अपने ही बंदे लेकर आऊँगा और जो जीता है उसको मैं नहीं आने दूँगा। ये सिचुएशन तो कुछ सुनी सी लग रही है, लेकिन बहरहाल मुझे ये बताएं कि अब मैक्रोन जो है वो नया जो वज़ीर आज़म है वो क्या इस मुद्दत में जो उन्होंने दावा किया है कि भाई 24 घंटे में हम दे देंगे नया वज़ीर आज़म, ये वो कर पाएंगे? क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी उन्हें। जी यकीनन वो उनको ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है और ये उन्हीं का पैदा किया हुआ बहरान है, उसको तो उन्होंने हल करना है। और मेरा ख्याल है आज बड़ी सुबह से तमाम भी बड़ी जमातों से वो मुलाकातें कर रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी पे उनकी गहरी नजर है कि किसी तरीके से अगर सोशलिस्ट पार्टी को राजी कर सकें कि उनके साथ इत्तेहाद बना के प्राइम मिनिस्टरशिप में वो शामिल हो जाएं और हुकूमत चला सकें, तो मेरा ख्याल है अगले हफ्ते तक नया वज़ीर आज़म को लाने की कोशिश। ओके, अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चाहूँगा कि ज़रा दोबारा से अगर आप हमें थोड़ा सा उसकी तरफ लेकर जाएं, थोड़ा समझा सकें, क्योंकि न्यू पॉपुलर फ्रंट जो है उसने अपने उम्मीदवार के मुकाबले में ये जो उम्मीदवार हैं सेंट्रस बार्नियर, उनको वज़ीर आज़म मुकर्रर करने के मैक्रोन के फैसले पर बड़ी तनकीद की थी। और तो क्या सदर मैक्रोन ने इत्तेहादियों के कंसेंसस के बगैर ही वज़ीर आज़म को मुंतखब कर दिया था? ऐसा क्यों किया था उन्होंने? असल में ना सियासी तौर पे सदर बहुत कमजोर हो चुके हैं और उनकी कोशिश तो ये थी कि किसी तरीके से मैं ऐसा वज़ीर आज़म ले आऊं जो हालात को थोड़ा सा बेहतर करे और मैं लोगों को बताऊं कि देखें जी आपने मुझे वोट नहीं भी दिया तो मैंने मुल्क के हालात को संभाल लिया है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। न्यू पॉपुलर फ्रंट ने शोर डाला और उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट इस तरह से नहीं चल सकेगी, हमें मौका दिया जाए, हम लोग इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाएंगे और मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। लेकिन सदर ने उनको ये जो है ना ख्वाहिश और कोशिश को मुस्तरद किया और अपनी मर्जी चलाई, जिससे आकर ये नतीजा निकला कि वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की सूरत में जाना पड़ा और उनको अब परेशानी ये है कि किसी तरीके से फिर एक मरतबा अपना बंदा लाएं
जो उनकी मैं समझता हूँ एक गलती होगी अगर दोबारा अपना। तो ये जो मैक्रोन की जिद है कि जी चूंकि मुझे अब अवामी पजीराई हासिल नहीं रही है लेकिन फिर भी मैं इक़्तिदार पर कब्जा जमाए रखूं और अपने लोगों को इक़्तिदार के जो है मनसब उन पर फाइज करता रहूं, इससे तो फ्रांस को बड़ा नुकसान होगा, मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं फ्रांस को इससे? देखिए, असल में फ्रांस की मौजूदा सियासी जो बहरान है ना, उसके पीछे मुआशी बहरान है। फ्रांस की बहुत बड़ी मार्केट थी अफ्रीका, वहाँ पे उनकी कई मुल्कों में फौज भी थी। वहाँ पे चाइना और रशिया ने इस तरह की पॉलिसीज अपनाई हैं कि एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। वो मार्केट भी फ्रांस के हाथ से जा रही है, वो फ्रांस की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई है, कर्जे नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। ये जो मुआशी बहरान है उसी ने जन्म दिया है सियासी बहरान को। वैसे भी सदर मैक्रोन को अभी 7 साल हो गए हैं और लोग उनकी पॉलिसियों को पसंद नहीं करते। लोग रिलीफ मांग रहे हैं, सदर नए से नया कोई टैक्स लगाने के चक्कर में है। लोग कहते हैं कि ये अमीरों के सदर हैं, गरीबों के लिए कुछ सोचते नहीं है, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन सियासी बहरान जो है ना, मुआशी बहरान इतना गहरा हो गया है कि सदर बेबस हो चुके हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। अगर सदर ने पॉलिसीज ना बदली, इसी तरह जारी रहा, तो फ्रांस के हालात, मुआशी हालात और सियासी हालात दोनों बिगड़ते जाएंगे। तो अब किन इकदामात की ज़रूरत है कि ये इस बहरान से निकल सके फ्रांस? फाइनली आखिरी सवाल मेरा ये होगा। फ्रांस का सियासी बहरान असल में सदर मैक्रोन की जिद है जी। बेसिकली तो सदर को चाहिए था कि जब लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है तो वो खामोश होकर बैठ जाते, बतौर सदर उतर जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, बतौर मुल्क के एक बड़े होने के नाते वो काम करते। जिन पार्टियों को अवाम ने मैंडेट दिया था उनको कहते हैं आए जी हुकूमत बनाए, लेकिन इस तरह से उनका सियासी कद काट जो खत्म हो जाना था और उनकी सियासत खत्म हो जानी थी और वो सियासत खत्म होने नहीं दे रहे, इसकी वजह से बहरान गहरा होता है। सदर को चाहिए कि वो अब थोड़ी सी अपनी जिद को छोड़ें और हार मान लें, अवाम के सामने सरनगू करें। सोशलिस्ट पार्टी और लेफ्ट विंग को जो पार्टियां हैं, ग्रीन पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, न्यू पॉपुलर फ्रंट है, इनको मौका दें, वो हुकूमत बनाए, वो अपनी पॉलिसियां लेके आए। अमीर तबका थोड़ा सा क्या लें कि कुर्बानी दे और मजीद को 2-4% टैक्स बढ़ा दें, ताकि अमीर तबका टैक्स देने के लिए अगर तैयार हो जाता है तो गरीब को रिलीफ मिलेगा और वो कर्जों के बोझ से भी मुल्क थोड़ा सा निकल पाएगा और थोड़ा सा अच्छा सांस आना शुरू हो जाएगा, कौम को भी, मुल्क को भी और सियासत को भी। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि फ्रांस को अपनी फॉरेन पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी। जो अफ्रीकी ममालिक नाराज हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, फ्रांस का जो असर रसूख है अफ्रीका में कम हुआ है, वो भी ठीक करे। फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी, वहाँ पे हमारी फ्रांस की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, वहाँ से आमदन आएगी, मईशत ठीक होगी, सियासत भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी फ्रांस से मंजूर जंजुआ साहब, और जो फ्रांस की सूरत हाल इन्होंने बताई हैं, जो इन्होंने कॉजेज़ बताए हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि फ़्रांस की बात हो रही है। बहरहाल एक छोटा सा वक्फ़ा हमें लेना है और वक्फ़े के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब रुख करते हैं उस खित्ते का कि जिसका नाम है सीरिया, शाम का ये मुल्क, और ये मुल्क भी शदीद खाना जंगी का शिकार है। वहाँ पर क्या हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। शाम में सदर बशार अल असद का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ चुका है। शाम के बागियों ने जुनूब मगरबी शहर दरा पर भी कब्ज़ा कर लिया है। शाम में बशार अल असद के और हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान तनाज़ा यूँ तो बरसों पुराना है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से शुरू होने वाली जो कशीदगी है उसके दौरान हुकूमत मुखालिफ हयात तहरीर अल शाम और उसके इत्तेहादी धड़ों ने किसी बड़ी मुजाहिमत का सामना किए बगैर इदलिब, हलब, हमाद और अब दरा का भी कंट्रोल संभाल लिया है। दरा वो जगह है जहाँ पर 2011 में बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ बगावत का आगाज़ हुआ था और ये एक हफ्ते में शाम की सरकारी अफवाज के हाथों से निकल जाने वाला चौथा शहर है। तो इस सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीरिया की सूरत हाल के हवाले से वो हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उवैस तौहीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर हमें और हमारे नाज़रीन को आप ये समझा सकें कि ये जो बागी हैं शाम के, ये कौन लोग हैं, चाहते क्या हैं? बशार अल असद की हुकूमत का बेसिकली खात्मा तो ये चाहते हैं, लेकिन इशूज़ क्या हैं इनके?
उमेद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। और शाम की सूरत हाल जब जब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त बहुत ही कशीदा सूरत हाल है। अलेपो जो दूसरा बड़ा शहर है उसमें कब्ज़ा है इन बागियों का, जो बशर असद की हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। जियो स्ट्रेटजिकली जो बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल शहर है हमा, उस पर कब्ज़ा कर लिया है। और हमा के बाद जो अगला अगर आप नक्शा देखें शाम का, तो शाम जो है एक तरफ तुर्की से मिलता है, जी। एक तरफ लबनान से मिलता है, एक तरफ इराक से मिलता है उसके बॉर्डर्स। और ये जो एलेपो पे इसने कब्जा किया हफ्ता पहले, और सबको सरप्राइज भी कर दिया कि बागी कौन है, जिस तरह आप पूछ रहे हैं बिल्कुल। उस पर हम बात करते हैं। उसके बाद फिर आ, उन्होंने चौथे बड़े शहर हमा पे कब्जा कर लिया। और हमा के बाद जो अब अगला आ, शहर या कस्बा टारगेट समझ क्या में है आता इनका? है, वो सारे कह रहे हैं कि वो हम्स है। और हम्स के बाद जो है उसके बाद फिर 170-200 किलोमीटर के फासले पर दमास्कस है, जो कैपिटल है, कैपिटल जहाँ पे सिटी है। बशर असद है। और ये जो HTS की सरबराही यानी कि हयात तहरीरुल शाम, जो बागियों का ये जो ग्रोह है उनकी जो सरबराही कर रहे हैं, ये है इसका जो माजी है वो जुड़ता है अलकायदा के साथ, इसका माजी जुड़ता है ISIS के साथ, इसका माजी जुड़ता है, इसका माजी का नाम था नुसरा फ्रंट। और फिर उन्होंने लहरगी इख्तियार कर दी। जो इसके सरबराह हैं अबू मोहम्मद जुलानी जो है, वो इराक के अंदर लड़े हैं, 20-22 साल की उम्र में थे। उसके बाद अलकायदा के साथ लड़े हैं, कई बरस जो है ये जेल में रहे हैं इराक के अंदर। और उसके बाद फिर उन्होंने 2016 के अंदर नाम इसका तब्दील किया। 2017 में ये HTS यानी कि हयात तहरीरुल शाम जो है, ये इन्होंने ग्रो बनाया। और इनके बकौल ये एक इंटरव्यू जो दिया था उसमें जी। ये कहते हैं कि हम 7-8 लोग थे, और उसके बाद फिर 5 स्टार हुए। और उसके बाद अब इनकी तादाद जो आम तौर पे जो एक्सपर्ट्स इन ग्रोह को जानते हैं, तुर्की और सीरिया और इराक में जो गहरी नज़र रखते हैं, उनके मुताबिक ये कहीं ना कहीं 40 से 60 हज़ार के लगभग है, जो एक बहुत बड़ी अच्छा, ये तो तादाद बहुत है। बड़ी तो तादाद है जब इनकी। तो सर मुझे मैं ये 2017 के पूछना बाद चाहूँगा सर कि जो अब ये इतने सारे बड़े बड़े शहरों में दाखिल हुए हैं ये बागी, तो इन्हें किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा? तो हुकूमत क्या बशारुल असद की जो है वो वीक हो चुकी है, या जो फोर्सेज हैं बशारुल असद की वो मज़ाहमत करना नहीं चाहती हैं? देखिए, एक तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो था मुंजमद हुआ था 2020 से, और लग रहा था कि ये बिल्कुल एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। और इदलिब के अंदर ये जो ग्रोह है ये है, और बाकी सीरिया जो है उस पर बशर असद जो है उनकी हुकूमत का कंट्रोल है। जी। और उसकी बैकिंग कर रहे हैं ईरान और रशिया, और ईरान के साथ हिजबुल्लाह जो लबनान के अंदर मुतारिक थी। तो ये 3 बड़े, अगर हम देखें कि बशर असद जो है उनकी जो मदद के लिए आए थे, और उन्होंने ही इनकी हुकूमत को बचाया 2013, 14, 15, 16 के अंदर। और उसके बाद एक मुज़ाकरात का मंशूर हुआ, और उसके बाद से लग रहा था मुंजमद। एकदम जब देखा कि एक हफ्ते कब्ल जो है एलेपो के अंदर अब चढ़ाई की, ये इडलिब के साथ ही एलेपो का शहर है, और ये दूसरा बड़ा शहर है। और उस पर जब कंट्रोल किया तो वहाँ पे तो कोई मज़ाहमत नहीं हुई। बिल्कुल। और फिर हमा के अंदर जिस तरह भी हम बात कर रहे थे अवैस, कि हमा जो चौथा बड़ा शहर है उसकी तरफ गए, वहाँ भी इतनी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, या इतना बड़ा ब्लड शेड नहीं हुआ जितना माजी के अंदर हमने देखा था शाम के अंदर। तो अमूमी ख्याल यही है कि ये एक नया मुल्क है शाम, और नई सूरत हाल है। जियो स्ट्रेटजिक जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो गई हैं। यानी कि जो ईरान है वो उतना मजबूत नहीं है जो 2016 के अंदर था। इसराइल के साथ उसका एक कॉन्फ्लिक्ट अभी रहा है, स्ट्राइक्स आपस में एक दूसरे के साथ रही हैं। फिर अगर आप हिजबुल्लाह देखें जिसने सपोर्ट की थी, हिजबुल्लाह जो है वो भी बहुत काफ़ी कमज़ोर नज़र कमज़ोर आ हो रहा गई है, है। बिल्कुल। अभी उनका सीज़ फायर हुआ है इसराइल के साथ, किस तरीके से इसराइल ने उनके जो बड़े लीडरान हैं हसन नसरल्लाह समेत जी। उनको मार गिराया है। कि बशर असद साहब की जो हुकूमत है वो हुकूमत कमज़ोर लग रही थी, और उनके जो हामी हैं रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह,
वो भी उस मजबूत पोजीशन में नहीं है जो माजी के अंदर थे। तो अब ये थोड़ा सा मुझे मज़ीद समझाइएगा कि आपने कहा कि जी रशिया और ईरान जो है वो बशार अल असद की हुकूमत के हामी हैं, लेकिन अमेरिका का एक बयान में देख रहा था, उसमें अमेरिका ने कहा कि ईरान को जो है ईरान फसाद बर्पा कर रहा है सीरिया में। तो इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, ईरान के साथ ईरान का जो है एक हिस्ट्री है कि ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर है इस रीजन के अंदर, ईरान का अगर आप इस मैप पे देखें तो ईरान शाम में इराक के ज़रिए, इराक के अंदर शिया हुकूमत है, शिया वज़ीर आज़म एक फार्मूला है जिसके अंदर सदर कुर्द होते हैं और फिर वज़ीर आज़म शिया मसलक से होते हैं। और इस वक्त जो हुकूमत है वो ज़ाहिर बात है कि इससे पहले भी मुक़्तदर सदर थी, उससे पहले नूरुल मालकी, वो प्रो तेहरान समझा जाता है। और वहाँ से इराक के ज़रिए एक कॉरिडोर बना के वो शाम से लेके और फिर लबनान के अंदर हिजबुल्लाह को वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, हर चीज़ प्रोवाइड करते थे। ओके। और जब ईरान ने बशर अल असद की मदद के लिए आए वो सिविल वॉर के अंदर रशिया के साथ, तो हिजबुल्लाह भी इस मैदान में कूद पड़ी। तो जो आप जो बयान का जिक्र कर रहे हैं वो उसी रोशनी में है कि सारे मगरबी दुनिया जो है वो ये समझती है कि जो ईरान है उसके जो प्रॉक्सी वॉर है जो ईरान के अंदर और शाम के अंदर और लबनान के अंदर, वो इस तनाजुर में ये पूरे रीजन को वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये उनका जो है वो मुद्दा है। ठीक है। और फाइनली सर आखिरी सब पूछना चाहूँगा कि बशार अल असद की जो हुकूमत है अब उसका आपको क्या मुस्तकबिल लग रहा है? देखिए, अगर आप ये समझें कि अगर हम शाम को देखें कि अलेप्पो से फिर हमा से अगला अब जो लगता है गढ़ होम्स जिस पे कब्जा करने का इरादा रखते हैं ये बागी जो हिज़्ब तहरीर शाम की सरबराही में चढ़ाई किए हुए हैं। और अगर वहाँ से आप देखें तो हम से अगला है दमिश्क। सही तो है। अब लग ये रहा है कि मैसूर हुए चाहते हैं, अभी भी काफ़ी गढ़ है उनका, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, लेकिन कमज़ोर हुकूमत है। और माजी करीब में सबसे ज़्यादा इस वक्त कमज़ोर सूरत हाल में, तो एक वल्नरेबल सूरत हाल में है। लेकिन अगर ये कोई इस नतीजे में पहुँचे कि भाई होम्स और होम्स के बाद दमिश्क, तो मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी दमिश्क हो जाएगा, क्योंकि रीजनल पावर्स और इंटरनेशनल पावर्स हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो बागी जो चढ़ाई किए हुए हैं ये इस्लामिस्ट हैं, ये जो है इनका जो माजी है वो शिद्दत पसंदी या अस्करियत पसंदी से जुड़ा रहा है, अलकायदा के साथ लड़ते रहे हैं, ISIS के साथ लड़ते रहे हैं। शाम के अंदर जो 70% लोग हैं उनको खाने की अशिया की ज़रूरत है, उनको नकल मकानी पे मजबूर हैं। तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया भी जन्म दे रहा है, जहाँ पर हमें ये लग रहा है कि बशर अल असद की हुकूमत, जहाँ पे मगरबी दुनिया उसका तख्ता उलटना देखना चाह रही थी माजी के अंदर कि बस वो तख्ता उलट जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बशर अल असद इस वक्त मुश्किल। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उवैस तौहीद साहब मौजूद थे जो कि बात कर रहे थे सीरिया की सूरत हाल के हवाले से। और प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त हो गया है जी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।